नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है तुम्हारी बेवफाई। इस कहानी को मैंने एक पत्र के माध्यम से प्रारंभ किया है। इस कहानी का नायक सिद्धांत और नायिका पारुल है। पारुल अपने प्रेमी सिद्धांत को पत्र लिखकर उन घटनाओं का जिक्र करती है जिनके माध्यम से वे लोग अलग हो गए थे। क्या फिर ये पत्र दोनों प्रेमियों को मिलाने में सफल होगा या नहीं, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। सिद्धांत, अभी मैं तुम्हें मेरे सिद्धांत नहीं लिख सकती। अभी ये अधिकार मुझे तुम्हें देना होगा। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें अपना कहने का अधिकार खो दिया है। इसीलिए मैं मेरे सिद्धांत लिखकर तुम्हें संबोधित नहीं कर रही हूँ। आज मैं अपने प्रेम का इजहार करने के लिए एक अनोखा प्रेम पत्र तुम्हें लिख रही हूँ। आज इस खत के जरिए मैं अपनी और तुम्हारी प्रेम कहानी लिखकर सुनाऊंगी और अपने प्यार का इजहार भी करूंगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुमने मुझसे कहा था, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करते हो। लेकिन कुछ गलतफहमियाँ हम लोग के बीच आ गई थीं, जिसके कारण हमारे बीच दूरियां आ गई। अब मैं उन दूरियों को खत्म करना चाहती हूँ। तो चलो मैं तुम्हें अपनी और तुम्हारे प्रेम की कहानी सुनाती हूँ। पता है सिद्धांत, ये जो हवाएं हैं ना, इनमें हमारे प्यार के किस्से रचे बसे हैं। अब मैं यहाँ देहरादून लब पॉइंट कभी नहीं आती। तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया है। अगर मुझे पता होता तुमने मुझे बुलाया है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, पारुल ने गुस्से में सिद्धांत को देखते हुए कहा। ये कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। कहानी का नायक सिद्धांत झूठ बोलकर अपनी प्रेमिका पारुल को लब पॉइंट बुलाता है, क्योंकि दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। तो चलिए आगे क्या हुआ सुनते हैं। पारुल, मैं क्या करता? अगर मैं अपना नाम बता देता तो क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आती? नहीं आती ना? सिद्धांत ने उदास लहजे में कहा। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? अभी और कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? पारुल ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता था, जिससे मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। अगर राखी ने मेरा साथ ना दिया होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। राखी ने मेरे कहने पर तुमसे झूठ बोला। उसकी गलती नहीं है। तुम्हें जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, पर राखी को माफ़ कर दो। वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, सिद्धांत ने पारुल से कहा। मेरे सामने दुखी होने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सीधे सीधे ये बताओ। अब तुम्हारा इमोशनल ड्रामा मेरे ऊपर कोई नहीं असर करेगा। धीरे धीरे तुम्हारे लिए मेरे मन में नफरत घुल गई है। अब तुम सीधे सीधे मुद्दे पर आओ। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, पारुल ने सिद्धांत को घूरते हुए कहा। पारुल, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये देहरादून की वादियाँ, ये हवाएं हमारे प्यार की गवाह हैं। तुम्हारा प्यार आज भी इन हवाओं की तरह मेरे दिल में बसा हुआ है, जो मरते दम तक मेरे साथ रहेगा, मरने के बाद मेरे साथ ही चला जाएगा, सिद्धांत ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मुझे पहेलियाँ बूझने का शौक नहीं है। सीधे शब्दों में बात करो, वरना मैं जा रही हूँ, पारुल ने कहा और वहाँ से जाने लगी। सिद्धांत ने पारुल का हाथ पकड़ लिया। पारुल ने चौंक कर गुस्से में सिद्धांत को देखा।
पारुल के गुस्से को देख सिद्धांत घबरा गया। उसने जल्दी से पारुल का हाथ छोड़ दिया। फिर सिद्धांत के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने पारुल को देखा, फिर गंभीर लहजे में कहा, पारुल, मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो खुद धोखे का शिकार हो गया, जिसके कारण मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ना मुझे मेरा प्यार मिला और ना ही मन का सुकून। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। अगर मैंने अपने दिल में छिपे राज को तुम्हारे सामने उजागर नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें याद है पारुल, मेरे घर में एक लड़की पेइंग गेस्ट बनकर मेरे घर में रह रही थी। हाँ, उसका नाम रोजी था, जो अब तुम्हारी पत्नी है। क्या यही बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? अगर तुमने अपनी प्रेम कहानी सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो उसे सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चलती हूँ। आइंदा कभी भी मेरे सामने आने की कोशिश ना करना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगी मैं खुद नहीं जानती, पारुल ने गुस्से में कहा और वहाँ से जाने लगी। पारुल, रुको, मैं अपनी प्रेम कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ हुए धोखे के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पारुल, पहले मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये अधिकार मैं खो चुका हूँ, सिद्धांत ने पारुल को रोकते हुए कहा। ठीक है, जो कहना है जल्दी बोलो, पारुल ने गहरी सांस लेकर कहा। सिद्धांत ने कहना शुरू किया। रोजी को मेरे घर में रहते हुए 6 महीने हो गए थे। वो मेरे ही घर का एक हिस्सा बन गई थी। मेरी माँ उसे अपनी बेटी मानने लगी थी। मैंने महसूस किया रोजी मेरे नज़दीक आना चाहती थी। पहले मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने देखा रोजी हद से आगे बढ़ रही है, तब मैंने उसे अपने और तुम्हारे प्यार के बारे में बता दिया। मेरी बात सुन वो परेशान हो गई, लेकिन तुरंत वो नॉर्मल व्यवहार करने लगी। मुझे कुछ शक हुआ, उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई। मेरे प्यार की बात सुनकर ना उसे गुस्सा आया और ना ही वह रोई, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सिद्धांत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार तुम्हें मुबारक हो। जब रोजी ने मुझसे ऐसी बात की तो मैं भी उसके साथ नॉर्मल व्यवहार करने लगा। एक दिन घर के सभी लोग बुआ जी की बेटी की शादी में गए थे। मैं और रोजी घर में अकेले थे। रोजी ने उस दिन खाना बनाया और खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। मैंने जब खाना खाया तो कुछ देर बाद मुझे नशा चढ़ने लगा। रोजी मेरे कमरे में आई। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और मेरे बिस्तर पर आ गई। उसने मेरे भी कपड़े उतार दिए। मैं होश में नहीं था। उसने मेरा वीडियो बना लिया। दूसरे दिन उसने मुझे वो वीडियो दिखाया। कहा अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो वीडियो पुलिस को दे देगी, मुझ पर बलात्कार का केस दर्ज कराएगी। जब ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चली तो वो भी पुलिस की धमकी से डर गए। उस वीडियो में मैं रोजी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। अगर वो पुलिस के हाथ लग जाता तो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होती। मेरे सीधे साधे माता पिता अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो दोनों आत्महत्या कर लेते। उनकी मौत का कारण मैं बनूं ये मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर रोजी से शादी करने का फैसला किया। उसके बाद एक रात भी मैं चैन से सो नहीं सका हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर मैं मजबूर था। क्या करता? मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे अपने माता पिता की चिंता थी। मैं अपने बेगुनाह माता पिता को इस उम्र में जेल जाते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं रोजी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। पारुल, उसके बाद मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं यही तुमसे बताने के लिए मिलना चाहता था। और मैं इसी जगह एक बार तुमसे मिलना चाहता था जहाँ की हवाएं हमारे प्यार की गवाह हैं। इन्हीं वादियों की हवाओं में हमारे प्यार की खुशबू रची बसी हुई है। यही मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। अभी इन्हीं वादियों को साक्षी मानकर मैं बताना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। पारुल, मैं कल भी तुम्हें प्यार करता था, आज भी करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। तुम्हारा प्यार
मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगा। पारुल, यहाँ की हवाएं हमारे अधूरे प्यार की गवाही देंगी। मैंने तुम्हारे प्यार के साथ बेवफाई नहीं की है। सिद्धांत, तुमने उस दिन मुझसे यही कहा था। उस दिन मैं तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारा नाटक समझ रही थी। तुम्हारे जाने के बाद राखी मेरे पास आई। उसने मुझे धिक्कारते हुए कहा। मैं अहंकार और ईर्ष्या में सच और झूठ का फर्क भूल गई। उसने उस दिन मेरी आंखें खोल दी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम तो मजबूरी में मुझसे दूर हुए थे, पर मैंने तो अपने अहंकार में तुम्हें अपने से दूर कर दिया। मैं तुम्हारे सामने आने में संकोच कर रही हूँ, इसलिए एक खत लिख रही हूँ। अगर तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम चाहो तो आने से पहले खत के जरिए अपने आने का पैगाम मुझ तक पहुँचा सकते हो। मैंने तुम्हारे खत में तुम्हें फूल भेजा है। अब तुम चाहो तो मुझे फूल के बदले अपना दिल भेज दो और हम दोनों मिलकर रोजी नाम की समस्या का कोई समाधान जरूर निकालेंगे। अगर रोजी ने धोखे से तुमसे शादी की है तो तुम उससे तलाक ले सकते हो, क्योंकि इस तरह घुट घुट के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मेरे इस खत का जवाब जरूर देना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और अगर तुमने मेरे खत का जवाब दे दिया तो मैं राखी के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी कि तुम्हें बहुत आसानी से रोजी से तलाक मिल जाए और मैं और तुम दोनों एक हो सके। हमारा अधूरा प्यार फिर एक हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी पत्नी रोजी तुमसे प्यार करने लगी है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो हम लोग एक अच्छे दोस्त बनकर जीवन भर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। लेकिन अगर रोजी आज भी तुम्हारे दिल से खेल रही है, तुम्हारी भावनाओं से खेल रही है, वो सिर्फ तुम्हें डोमिनेट करना चाहती है, अपने अहंकार में तुम्हें नीचा दिखा रही है, तो ऐसे जीवन से अच्छा है तुम उससे तलाक ले लो। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी, तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो और मुझसे भी संपर्क बनाए रखो। मैं तुम्हारे पत्र का इंतज़ार करूंगी। तुम्हारे इंतज़ार में सिर्फ तुम्हारी पारुल। और हाँ, ये पत्र मैं ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन जो बात मैंने कही है उस बात पर जरूर गौर करना। जो रिश्ता एक बार बन गया है उसे अगर निभाया जा सके तो तुम निभाना, उसे तोड़ने की कोशिश ना करना। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जीवन पर्यंत प्यार करते रहेंगे। मैंने ये खत इसलिए नहीं लिखा कि तुम मेरे हो जाओ। मैंने ये खत तुम्हें इसलिए लिखा है कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, अपने प्यार पर विश्वास नहीं किया। मैं कैसे भूल गई कि मेरा सिद्धांत सिर्फ मुझे प्यार करता था। वो किसी और लड़की से शादी क्यों करेगा? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। मुझे ये बात समझनी चाहिए थी। प्यार करने वाले तो अपने प्यार को हर हाल में खुश देखना चाहते हैं, और मैं तुमसे नफरत करने लगी और इसकी सज़ा मुझे मिल गई है। हम आगे का जीवन कैसा जिएंगे ये समय और परिस्थिति बताएगा। अच्छा, अब मैं खत बंद कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे खत का इंतज़ार रहेगा। एक बार मैं फिर कह रही हूँ कि इस खत में जो मैंने फूल भेजा है उसके बदले में मुझे तुम्हारा प्यार भरा पैगाम चाहिए, प्यार भरा दिल चाहिए। ये प्यार दोस्ती का भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो एक दूसरे से प्यार करते हों वो सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में बंधें। वो एक दोस्ती के पवित्र रिश्ते में भी तो बन सकते हैं। हम
अपना एक नया रिश्ता बनाकर आगे हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी पारुल। ये थी मेरी कहानी, तुम्हारी बेवफाई। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।